जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभनीश कुमार और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूपीएससी 2024 का, यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्री एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि GS1, उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कौन सा करेंगे? यूपीएससी 2024 कौन कौन सा करेंगे? GS1 पेपर डिस्कशन करेंगे। और सेगमेंट क्या होगा? हमारा सेगमेंट होगा जियोग्राफी। कौन सा? जियोग्राफी। तो चलते हैं फिर आगे, है ना। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं कि प्रश्न बन है, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। कथन 2 है, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहती है, यानी कि जो वर्षा का जल है उसमें जो घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहती है। और कथन 3 है, क्या है? वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। यानी कि उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए पहले देखते हैं कि ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या, यानी एक की व्याख्या करता है ना। और ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, किंतु उनमें केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी की बात करें, है ना, यानी कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी की बात करें, यानी कि ना तो एक कथन 2, यानी कि ना तो कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है। तो आइए हम इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या को, इस क्वेश्चन क्या है ना। तो कथन 1, चट्टानों के अपक्षय, यानी कि जो चट्टानें हैं इसके अपक्षय में एक कारण वर्षा कैसे? आपको पता हो कि वर्षा में रसायन मिले हुए होते हैं। क्या? रसायन। और जब वर्षा होती है तो ये वर्षा के साथ ये रसायन भूमि पर आ जाते हैं और चट्टानें या कोई भी चीज़ हो, अन्य जो वस्तु है उसको मतलब उसका अपक्षय करने लगते हैं, यानी धीरे धीरे। तो इससे ये कारण सिद्ध होता है कि जो एक कारण वर्षा वाला है वो हमारा सही होता है, यानी कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से कारण वर्षा है, तो ये हमारा सही हो जाता है। और कथन 2, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहती है। आपको पता होगी तो अनेकों प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी होती है, इसमें जो जीवाश्म ईंधन जलता है और इसमें अनेकों प्रकार की जो गैसें वगैरह निकलती रहती हैं और ये वायुमंडल में जाकर के मिल जाती हैं। और इसी तरह से जब वायुमंडल में मिल जाती हैं तो ये वर्षा के द्वारा, यानी कि वर्षा के द्वारा वायुमंडल से जमीन पर यानी कि भूमि पर आ जाती हैं। तो जो हमारा जो दूसरा कथन है कि वर्षा जल में वायुमंडलीय, यानी कि वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती है, तो हमारे ऑप्शन यानी कथन 2 ये भी सही हो जाता है। और कथन 3 की बात कर लेते हैं, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। आपको पता कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, है ना, तभी तो बारिश होती है। तो इससे ये पता कि जो यानी कि एटमॉस्फेयर, यानी कि इसमें वायुमंडल में ये जो गैसें हैं ऑक्सीजन विद्यमान होती। कथन हमारा तीसरा भी थी। तो हमारा जो ऑप्शन देख लेते कौन सा सही बन रहा है, ऑप्शन कौन सा सही बन रहा है ना। तो हम ऑप्शन ए देख लेते, कथन 2, कौन सा? कथन 2, ऑप्शन ए देखते, कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और कथन 1 की सही व्याख्या करते हैं तथा दोनों कथन 1 की सही व्याख्या करते हैं। तो हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वो सही हो जाता है। क्या हो जाता है? सही हो जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा। तो इसमें देखते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पहला फिनलैंड, दूसरा जर्मनी, तीसरा नॉर्वे, चौथा रूस। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? व्याख्या। आइए तो सबसे पहले व्याख्या हम किस तरह से समझते हैं, है ना। तो मान लीजिए इस तरह से ये क्या है, नॉर्वे है और ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। फिनलैंड, यहाँ से ये रूस वगैरह निकलता है, ये रूस की सीमा। यहाँ लैटविया, लिथुआनिया, यहाँ पर ये डेनमार्क है, जर्मनी और ये फ्रांस वगैरह यहाँ से होकर के जाते हैं। तो
यहाँ उत्तरी सागर क्या, उत्तरी सागर ये वाला है, यहाँ पर ब्रिटेन है, तो यहाँ से कितने देर लगते हैं, एक तो ब्रिटेन लगता है, ये नॉर्थ सी है, कौन सा नॉर्थ सी, यहाँ ब्रिटेन की सीमा लगती है, नॉर्वे की लगती है, फिनलैंड अंदर है, फिनलैंड की सीमा नहीं लगती है, और यहाँ पर डेनमार्क है, जर्मनी है, फ्रांस है, और यहाँ पर बेल्जियम, इनकी सीमा उत्तरी सागर के साथ लगती है। तो हमारे जो ऑप्शन मतलब देख लेते हैं, यानी कि फिनलैंड की सीमा नहीं लगती है, जो फिनलैंड है उसकी सीमा नहीं लगती है, जो फिनलैंड है तो वो गलत हो जाएगा। और जर्मनी की सीमा लगती है, नॉर्वे की भी लगती है, रूस की सीमा नहीं लगती है, तो एक और दो सही, यानी कि बी, ऑप्शन बी, केवल दो सही हैं। तो चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, ये रहा। तो क्या है, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही हैं, है ना। तो कथन एक है, यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। अब कथन दो है, यह ध्रुवों की सर्वाधिक, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर विद्यमान नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन देख, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो आइए हम इसकी पहले सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसके लिए चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा ऑप्शन ए है, यानी ऑप्शन ए काल, यानी पहले बस हम इस ऑप्शन को कथन को देख लेते हैं। ये पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों सही हैं। तो हमारा ऑप्शन बी केवल दो सही निकल के आ रहा है ना। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में से कौन से देश, निम्नलिखित में कौन से देश विश्व के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात हैं। तो ऑप्शन ए की बात करें अल्जीरिया और मोरक्को, ऑप्शन बी की बात करें बोत्सवाना और नामीबिया, ऑप्शन सी की बात करें कोर्दी और आइबर यानी घाना, और मेडागास्कर और मोजाम्बिक, ऑप्शन डी है। तो इनमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी जो अल्जीरिया और मोरक्को, ये तो गलत है कि यहाँ बहुत कम मात्रा में होता है। बोत्सवाना की नामीबिया की बात करें, ये भी बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अगर मेडागास्कर की क्या कहते हैं, यहाँ भी नहीं होगा। तो हमारा जो तीसरा आंसर वो कौन सा है, हमारा जो सही आंसर है वो कोर्डी आइबर और घाना, ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलें आगे चलते हैं फिर से। हाँ, आ गए, ठीक है। तो क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन एक है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन दो है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। अब ऊपरी कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन एक कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन एक कथन दो दोनों सही हैं, किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। पूरा पढ़ेंगे कि नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। ऑप्शन डी कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। तो आइए हम थोड़ा सा इस चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है हमारा, यानी कि जो हमारा कथन एक है, ओके, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग विकिरण सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। ये हमारा पहला, मतलब जो सूर्य से आने वाली किरणें होती वो लघु तरंग दैर्घ्य की होती हैं। कौन सी, लघु तरंग दैर्घ्य की होती हैं। और जब सूर्य से प्रकाश आता है तो पृथ्वी पर आपको पता है वायुमंडल में अनेकों इस तरह पाए जाते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस तरह से ये मंडल पाए जाते हैं। और अनेकों प्रकार के कण और गैसें पाई जाती हैं और इस सूर्य के प्रकाश को अधिकतर मात्रा में ऑब्जर्व कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी तक प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है ना। तो वायुमंडल अधिकतर इससे बहुत ही कम जो वायुमंडल गर्म होता है, क्योंकि अधिकतर प्रकाश रास्ते में ही रोक लिया जाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन यानी कथन जो है दो की बात करें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पृथ्वी की जो पार्थिव विकिरण के द्वारा जो प्रकाश वायुमंडल मतलब वायुमंडल में पहुंचता है, यानी कि इसे एल्बिडो कहते हैं। तो जिससे ये लघु नहीं बल्कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य का होता है। कौन सा, दीर्घ तरंग दैर्घ्य का। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। तो आप कथन देख रहे थे, ऑप्शन एक कथन एक और दोनों सही हैं, किंतु कथन दो और कथन की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात कथन एक कथन दो दोनों सही हैं, ये पहले गलत हो जाएगा। एनिमेशन कर लेते, कथन एक सही है
किंतु कथन तो सही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी की बात करें, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन तो सही है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए आगे चलते फिर से दूसरे ऑप्शन पर यानी क्वेश्चन पर। हाँ आ गया हमारा। तो क्या विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा रेखा यानी सीमा निम्नलिखित में किन के मध्य? अगर ऑप्शन ए की बात करें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी की बात करें चिली और अर्जेंटीना, ऑप्शन सी की बात करें चीन और भारत, और ऑप्शन डी की बात करें कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। तो इसे हम समझें कि यह जो ऑप्शन ए है यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा है। किसकी? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाता है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फांस की खाड़ी के तेल प्राकृतिक गैस नौबार शिपमेंट के लिए रणनीतिक मार्ग है। कथन दो, सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। उपरोक्त कथनों में के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कथन ए ऑप्शन यानी ऑप्शन ए कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। ऑप्शन डी कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। चलिए हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो पहला कथन है सुमेट पाइपलाइन, यानी जो सुमेट पाइपलाइन है वो यूरोप को जाने वाले फांस की खाड़ी के तेल प्राकृतिक गैस संभव शिपमेंट के एक रणनीतिक मार्ग है ना। तो ये बात बिल्कुल सही। मान लीजिए भूमध्य सागर है और ये फारस की खाड़ी है। यहाँ से जो सुएज नहर है, ये सुएज नहर, और यहाँ से ये सुमेट पाइपलाइन इस तरह से जाती है। इस तरह ये सुमेट पाइपलाइन यानी कि ये भूमध्य सागर और जो फारस की खाड़ी है इससे कनेक्टेड है, यानी कि जो सुएज नहर से जुड़ी हुई है। यानी ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाता है। क्या हो जाता? सही ऑप्शन। यानी कथन सेकंड की बात करें, सुमेट पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। बिल्कुल ये लाल सागर है, ये भूमध्य सागर, और यहाँ से ये कनेक्टिविटी जोड़ती है। तो हमारा ऑप्शन जो दूसरा है वो भी बिल्कुल सही हो जाता है ना। तो हमारा देख लेते हैं ऑप्शन। कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो एक की व्याख्या करता है। बिल्कुल सही है, हमारा जो पहला ही सही हो गया है ना। तो चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर अपने। हमारा अगला प्रश्न है ये रहा। क्या है हमारा अगला प्रश्न? निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूम में बहुत कम वर्षण होता है और कथन दो है लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। इसकी सबसे पहले हम थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। लाल सागर में किसी भी रूम में बहुत कम वर्षा होती है। हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जब पूर्व काल के समय में यहाँ पर अनेक वर्षा और मतलब नदियाँ और अनेक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और पूर्व काल में यहाँ पर अधिक वर्षा होती थी। लेकिन इस समय अगर वर्तमान कंडीशन देखा जाए कुछ समय पहले से तो यहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम होती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। और ऑप्शन दो की यानी कथन दो की बात करें कि लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है, ये भी बात बिल्कुल सही, क्योंकि जब पूर्व काल में यहाँ पर नदियाँ भी बहती थीं और वनस्पतियाँ भी थी और ये जमीन बिल्कुल हरी भरी रही थी। लेकिन इस समय की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल रेतीला मार्ग है और इस प्रदेश में किसी भी प्रकार की नदी प्रवेश नहीं करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हो जाएंगे, है ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ ये रहा हमारा। कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जक का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन लोकोमोटिव, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, ऑप्शन सी अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण, ऑप्शन डी ए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। तो हम इसकी व्याख्या को थोड़ी सी देख लेते हैं, है ना। इसकी व्याख्या जो है क्या है? ऑप्शन ए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले रेल इंजन यानी कि लोकोमोटिव। तो आपको बता दें कि जो रेल, आपको पता होगा कि इस समय कोयला या डीजल से चलने वाली बहुत ही कम ट्रेन हैं और अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इससे इतना अधिक पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इतना अधिक पॉल्यूशन नहीं होता है। और ऑप्शन बी की बात करें कि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, आपको पता है कि जीवाश्म ईंधनों से जहाज कितना पोल्यूशन करते होंगे। अधिकतर में तो परमाणु जो संयंत्र होता है यानी कि जो
एनर्जी होती है उससे चलते हैं। अब जो ऑप्शन बी हमारा वो भी गलत हो जाता। ऑप्शन सी अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, लेकिन अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण होता है, लेकिन उतनी मात्रा में पॉल्यूशन नहीं फैलता। ये भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, तो आपको पता होगा कि बिना बिजली के पूरा देश पूरा विश्व बेकार है, यानी अंधेरे में छा जाएगा। तो इसलिए जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि बिना कोयला के बिजली बन ही नहीं सकती, कोयला या पेट्रोलियम वगैरह जो भी है ना। तो चलते हैं अब इस प्रश्न पर। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक यानी कथन एक, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। और ऑप्शन यानी कथन दो, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवेदी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है ना। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसकी व्याख्या को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं इसकी व्याख्या को, यानी जो पहला हमारा भूमध्य रेखा इक्वेटर पर क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। कितनी है? बहुत अधिक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर हम ऑप्शन यानी कथन सेकंड की बात करें, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवेदी धाराओं की जो है, जो हमारा ऑप्शन देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कथनों के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। तो कथन जो है एक और कथन दो दोनों सही हैं, तथा कथन एक की व्याख्या करता। ऑप्शन बी कथन एक कथन दो दोनों सही हैं, किंतु कथन सेकेंड यानी कथन दो एक की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी कथन एक सही किंतु कथन दो गलत है। और ऑप्शन डी कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। तो हम पहले इनकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या देखें, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभमंडल की मोटाई सर्वाधिक, ये बात बिल्कुल सही है, हम बताते हैं आपको। और ऑप्शन यानी कथन दो, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर प्रबल संवेदी धारा द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही। तो हमारा ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन ए कथन एक कथन दो दोनों सही, तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पर अपने। हाँ, ये रहा हमारा प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलोक्षांशी यानी पायरोक्लास्टी मलबा, और कथन दो राख और धूल, और जो तीन है कथन तीन नाइट्रोजन यौगिक सल्फर डाइऑक्साइड, कथन चार उपरोक्त में से ज्वालामुखी उद्गारों से उत्पाद हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी सभी चार। तो इसमें हम थोड़ी सी इनकी व्याख्या कर लेते हैं। यानी कि जो पहला जो कथन है ज्वालामुखी यानी जलखंडी खंडाश्मी यानी मलबा, तो आपको पता होगा जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसमें मलबा निकलता है। ये तो जाहिर सी बात है, मलबा में बहुत सी यानी कि केमिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, और राख धूल ये सभी निकलते हैं। तो हमारा पहला सही हो जाएगा। और राख धूल निकलती है, जाहिर सी बात बिल्कुल निकलेगी जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा। नाइट्रोजन यौगिक यानी कि इसकी तीसरी बात करें, ये भी बिल्कुल निकलेंगे, और सल्फर डाइऑक्साइड ये भी, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सभी चारों सही। तो सभी चारों किसमें ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा ये रहा। जनवरी माह में समतापी रेखाएं मानचित्र में आइसोथर्मल वायु से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है। तो कथन एक, समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर एवं महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं, है ना। और कथन दो, शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अखबार यानी ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीत बनाती है तथा समताप रेखा उत्तर की ओर मुड़ जाती हैं। तो अगर नीचे दिए गए कथनों का यानी कूट का प्रयोग कर उत्तर चुने। ऑप्शन एक केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो हम इसकी तरफ थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। तो क्या है व्याख्या इसकी, हम समताप रेखा महासागर के ऊपर उत्तर की ओर महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती हैं, है ना। तो हमारा ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा जो कथन है कि महासागरीय यानी शीत महासागरीय धाराओं का गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अखबार यानी ड्रिफ्ट जो है, ये वाला शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अखबार ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल
बनाती है तथा समताप रेखा उत्तर की ओर मुड़ जाती है। लेकिन ये समताप रेखा उत्तर की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या निकल गया? ऑप्शन ए केवल एक हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर आप। जी हमारा अगला प्रश्न आ गया है। तो क्या हमारा अगला प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में किस अक्षांश यानी किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? कथन एक भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर, ऑप्शन यानी कथन दो कर्क रेखा पर, ऑप्शन यानी कथन तीन मकर रेखा पर, ऑप्शन यानी कथन उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 2 और 4। तो आइए हम इनकी सही व्याख्या को समझते हैं। तो ऑप्शन एक को देखें, कथन एक को देखें तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर जब होता है सूर्य तो पूरे यानी दोनों गोलार्ध पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश बिल्कुल बराबर होगा और दिन रात बिल्कुल बराबर होंगे, है ना। अब ऑप्शन बी की बात यानी कर्क रेखा यानी जो सूर्य उत्तरी ये मान पृथ्वी ये कर्क रेखा है, ये सॉरी ये मकर रेखा ये है, और ये कर्क रेखा और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो किस जून को यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और इस समय उत्तरी गोलार्ध के उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर मतलब जो प्रकाश है वो 12 घंटे तक अधिक रहता है। तो हमारा जो कर्क रेखा वाला ये तो सही हो जाएगा, मकर रेखा वाला क्योंकि इस समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी की बात करें तो उत्तरी ध्रुवीय यानी आर्कटिक वृत्त में प्रकाश 12 घंटे तक रहता है। तो हम देख लेते हैं कि 1 2 सही है हमारे, तो केवल 2 हमारा ये सही हो जाता है। सॉरी ये वाला नहीं है, कौन सा हमारा ऑप्शन 2 यानी कि 1 2 और 4। तो हमारा जो कौन से 2 और 4 वाला सही हो जाता है ये वाला। तो चलते अगले प्रश्न पर अपने। यहाँ ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है हमारा? पश्चिम से पूर्व यानी जो प्रश्न हमारा पश्चिम से पूर्व प्रयागराज के अनुप्रभा गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन ए की बात करें घाघरा गोमती गंडक कोसी, ऑप्शन बी की बात करें गोमती घाघरा गंडक कोसी, ऑप्शन सी की बात करें घाघरा गोमती कोसी गंडक, ऑप्शन डी की बात करें गोमती घाघरा कोसी गंडक। तो हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए ये गंगा नदी है, उत्तराखंड से निकलती है। कौन सी है? गंगा नदी, है ना। यहाँ पर करते हैं, मान लीजिए ये गंगा नदी यहाँ पर उत्तराखंड से निकलती है और ये उत्तर से पूर्व की ओर मिलती है गोमती नदी। कौन सी? गोमती नदी। और इसी तरह पूर्व से आकर यहाँ पर मिलती है घाघरा। कौन सी? घाघरा। और जो फिर आती है पूर्व से नदी जो है गंडक, क्या गंडक, और फिर आती कोसी, इस तरह से कोसी। तो हमारा गोमती घाघरा गंडक कोसी यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है क्योंकि ये क्रम बिल्कुल इसी में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ ये रहा हमारा अगला प्रश्न। क्या हमारा अगला प्रश्न? निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से में विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय पीठभूमि जो जीवाश्म ईंधन में से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को घोषित करता है? क्या करता है? घोषित करता है। ऑप्शन ए अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी कांगो बेसिन, ऑप्शन सी किकोरी बेसिन, ऑप्शन डी rio डी प्लाटा बेसिन। तो हमारा इसमें व्याख्या देख लेते हैं कि जो पहला ऑप्शन है कौन सा? पहला अमेजन बेसिन, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसमें से उष्ण पीठभूमि यदि जो पहला हमारा ऑप्शन वो नहीं, बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी ये भी बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन डी rio डी प्लाटा ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलते अगले प्रश्न पर। जी ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाँ, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों की वार्षिक और दैनिक सीमा यानी कि रेंज निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है। वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? तो हम इसमें थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? विषुवतीय जलवायु, ऑप्शन बी चीन प्रकार जलवायु, ऑप्शन सी आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन डी समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही होगा कौन सा?
इस तरह से। हाँ आ गए। तो हमारा जो ऑप्शन ए देख लीजिए, विषुवतीय जलवायु, मतलब चीनी जलवायु, ये हमारी गलत हो जाएगी, चीनी ये भी नहीं है। और जो ऑप्शन सी है वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ। तो इस तरह की जलवायु समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु होगी। तो अब चलिए अगले चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये क्षेत्र यानी कि क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला का नाम, पर्वत का प्रकार यानी कि मध्य एशिया बासेल बल्टी पर्वत, यूरोप अल्पस यानी ब्लॉक पर्वत, उत्तरी अमेरिका अपलेशियन यानी बलित पर्वत, दक्षिणी अमेरिका एंडीज यानी कि बलित पर्वत। उपरोक्त सूचना में कितनी पंक्तियां सुमेलित हैं? केवल एक। ऑप्शन है, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी है सभी चारों। तो हम इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं इस तरह से। यानी कि जो क्षेत्र जो मध्य एशिया बासेल पर्वत बलि पर्वत यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई अन्य पर्वत है। और यूरोप की बात करें आल्प्स पर्वत, ब्रंसोप ब्लॉक पर्वत, ये भी नहीं है। अब यानी कि उत्तरी अमेरिका अपलेशियन पर्वत, ये बलित पर्वत है। ये बात बिल्कुल सही है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जो हमारा उत्तरी अमेरिका वाला होगा ये वाला, ये सही है। और दक्षिण अमेरिका यानी इंडी पर्वत श्रृंखला, ये बलित पर्वत, ये हमारा 1 और 2 सही हो जाता है। यानी कि तो ऑप्शन बी केवल 2 हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ आ गए। निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए। जलप्रपात क्षेत्र नदी, धुआंधार यानी कि मालवा नर्मदा, ध्रुव यानी कि छोटा नागपुर सुमड़ेगा, और गरसेपा पश्चिमी घाट यानी नेत्रवती। उपरोक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या क्या करें? जो धुआंधार मालवा नर्मदा जलप्रपात यहाँ पर है ही नहीं, ये कोई दूसरा है। यहाँ पर ध्रुव छोटा नागपुर सोमड़ेगा, ये वाला सही है, क्योंकि ये सोमड़ेगा नहीं, हंटू जलप्रपात है। गरसेपा बात करें पश्चिमी घाट नेत्रावती के पास नहीं, किसी और के पास है। तो यहाँ पर हमारा केवल 1 ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलते अगले प्रश्न पर। सॉरी, तो हमारे ये ऑल क्वेश्चन कौन से? सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऑल क्वेश्चन सॉल्व। तो आपको क्या करना? सेशन को लाइक करना, शेयर करना है। क्या करना? लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कमेंट करके बताना ये हमारा सेशन कैसा लगा। तो अगले जो हम लेकर के आएंगे कोई दूसरा सेगमेंट, जिसमें हम मान लीजिए आज हमने जियोग्राफी सेगमेंट लिया, अगले में हम हिस्ट्री ले सकते हैं। क्या? हिस्ट्री ले सकते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी भी ले सकते हैं, और इकोनॉमी ले सकते हैं, करंट अफेयर भी ले सकते हैं, या विज्ञान प्रौद्योगिकी के बहुत क्वेश्चन आए इनसे भी ले सकते हैं। तो आप देखते हैं कि इस वीडियो में कितना प्यार मिलता है। तो चलो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।